स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। तो आइए आज का सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। ठीक है, आज का सकारात्मक सोच देखिएगा। तुम अपनी मंजिल तय कर लो दोस्त, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तुम अपनी मंजिल तय कर लो दोस्त, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी मंजिल को तय कीजिए, अपनी गोल को फिक्स कीजिए और उस रास्ते पे चलिए। चलते हुए कुछ दिन चलने के बाद जो है वही रास्ते पे चलने के बाद सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो मंजिल को फिक्स कीजिए, गोल जो है अपना एम बनाइए और उस रास्ते पे कंटिन्यू मेहनत कीजिए। प्रैक्टिस से ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आइए आज का क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं 16 मई 2024 करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। और कल हम करेंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में है, हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस बोंग शपथ लिए। ऑप्शन ए होगा। लॉरेंस बोंग जो है सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। ठीक है, और सिंगापुर के जो इससे पहले पीएम थे, ये चौथे क्रम का तो लॉरेंस बोंग हुए, और इससे पहले जो है इस्तीफा दिए हैं ली लुंग इस्तीफा दिए थे, वो तीसरे थे। और ली लुंग के पिता जो है ली कियान थे, जिसे सिंगापुर के निर्माता कहा जाता है। तो देखिएगा ये अभी वर्तमान में लॉरेंस बोंग है और इनसे पहले ली लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, और ली लुंग के पिता जो है ली कियान थे, जो कि सिंगापुर के निर्माता कहे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंगापुर और जो अभी वर्तमान समय में पीएम बने हैं अलग अलग देशों में अलग अलग पीएम, तो जो है इडारिस डेवी चाड के नए पीएम बने हैं। इडरिस डेवी जो है चाड के नए पीएम बने हैं। ऑप्शन बी में जो है इडरिस डेवी ये चाड के नए पीएम बने हैं। और ऑप्शन सी में जो है मिखाइल मिशुस्तिन जो कि रूस के पीएम बने हैं। ठीक है, रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन बने हैं। और जोएन स्वीनी जो है ऑप्शन डी में ये स्कॉटलैंड के नए पीएम बने हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम चारों ऑप्शन के जो वर्तमान समय में नए पीएम बने बता दिए हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 में, फाइनेंशियल FY का मतलब फाइनेंशियल ईयर हुआ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो चीन। ऑप्शन बी चीन जो है भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, तो चीन होगा। और दूसरे स्थान पे USA होगा और तीसरे स्थान पे UAE होगा। तो फर्स्ट में जो है व्यापारिक भागीदार चीन है, दूसरा USA है, तीसरा UAE है। ठीक है, चीन की मुद्रा आप लोग जानते होंगे, और चीन के बारे में हम पहले बात करेंगे। पहले जो है इसे जो व्यापारिक भागीदार जो है चाइना है भारत का, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो है टोटल 118 बिलियन डॉलर का जो है व्यापारिक भागीदार जो हुआ 118 बिलियन डॉलर का हुआ है। उसमें हम लोग एक्सपोर्ट का जो है अर्थ निर्यात है। निर्यात जो है हम लोग 17 बिलियन डॉलर का किए हैं, और आयात जो है इंपोर्ट जो किए हैं 101 बिलियन डॉलर का किए हैं। तो देख रहे हैं चीन जो है काफ़ी मजबूत हो रहा है, और चीन से जो है हमें घाटा, व्यापारिक भागीदार में घाटा ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम लोग 17 बिलियन डॉलर ही निर्यात किए हैं और आयात जो है 101 बिलियन डॉलर किए हैं। तो हमें तो घाटा हुआ है, और USA के साथ जो है व्यापारिक भागीदार में फ़ायदा हुआ है। ठीक है, और देखिएगा चीन के बारे में देख लेते हैं। चीन की मुद्रा आप लोग बताइए। रेमनवी और युआन है। चीन की मुद्रा क्या है? रेमनवी और युआन है। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग, और चीन की मुद्रा रेमनवी या युआन दोनों होगा। ठीक है, और बताइएगा चीन के जो है राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन का मरुस्थल
जो कि टकला मकान, वहाँ की प्रसिद्ध मरुस्थल टकला मकान है। चीन की टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? तो चीन में है। और भारत और चीन के बीच सीमा जो लगती है उसे क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच जो सीमा लगती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, ठीक है। और भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 में। इसको ध्यान रखिएगा। और बताइएगा चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वांगो नदी को। और वांगो नदी का अन्य नाम येल्लो रिवर भी है। येल्लो रिवर भी वांगो नदी को ही कहते हैं, ठीक है। और एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगटीसी नदी, ठीक है। ये शंघाई शहर इसी पे स्थित है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी, इसको ध्यान रखिएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग के शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जो है जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन डी मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जो है 25 शीर्ष 25 स्थानों में से 24वां स्थान लाकर जो है महिला टेबल टेनिस एकल खिताब में जो है भारतीय महिला फर्स्ट बने हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। 24वें जो है रैंक लाकर इसमें शामिल हुए हैं और ये ऐसा करने वाले फर्स्ट भारतीय महिला खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं जो बहुत सारे प्लेयर किस खेल से संबंधित है। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। और ये जो मनिका बत्रा है टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? ये भी कुश्ती से है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। और केडी यादव किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। केडी यादव हो गया, अंशु मलिक हो गया, विनेश फोगाट हो गया, ये तीनों कुश्ती से। और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से, देखिएगा। और जो सलीमा टेटे है ये किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। सलीमा टेटे किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। भवानी देवी जो है किस खेल से संबंधित है? तो तलवारबाजी से। भवानी देवी तलवारबाजी। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी है, ठीक है। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी है और भवानी देवी तलवारबाजी से। कन्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से और कन्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से। इसको ध्यान रखिएगा। तो जितने भी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये बता दिए, इसको याद रखना है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट। और ये किसके अनुसार? 2015 से 21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारी वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? मतलब जो है 2015 से 21 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है वन्यजीव कौन सी प्रजाति की जो है सर्वाधिक व्यापारिक के रूप में यह रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो गैंडा, पेंगोलिन, हाथी, ये तीनों जो है तीनों उपयुक्त में सभी होंगे। ये सर्वाधिक जो है व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, गैंडा, पेंगोलिन और हाथी के सींग, ठीक है। और ये जो है जारीकर्ता कौन है? तो यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह जारी किया जाता है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, ठीक है। और ये कहाँ से अभी हाल ही में जारी हुआ था? तो वियना ऑस्ट्रिया से जारी हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया कहाँ है? डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है और ओपेक का हेडक्वार्टर भी वियना ऑस्ट्रिया ही है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो पर वन्यजीव में तो गैंडा, पेंगोलिन और हाथी के सींग। और पेड़ में जो है सर्वाधिक व्यापारिक कौन सा है? तो देवदार वृक्ष, ठीक है, देवदार वृक्ष है। इसको ध्यान रखिएगा। गेंडा, जैसे गेंडा का सींग हो गया, पेंगोलिन और हाथी का सींग, ये सब जो है कुछ यूज किया जाता है ड्रग्स के रूप में, बहुत सारे दवाई जो बनता है इसलिए यह सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति है, ठीक है। और ये 2015 से 21 के अनुसार के रिपोर्ट में आया है, ठीक है। और इसके जारी करता है यूएनओ या उसे संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। देखिएगा, जो अभी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो देहरादून। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कौन जारी करता है? देहरादून। और इसकी
कब पहली बार जो है कब यह जारी किया गया था, तो 1987 में। और कितने वर्ष के अंतराल में जारी करता है, तो हर 2 वर्ष में। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट देहरादून, और पहली बार 1987 में, और यह हर 2 वर्ष में यह रिपोर्ट जारी करता है। अब बताइएगा जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। और HDI रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो UNDP, ठीक है। HDI कौन जारी करता है, तो UNDP। HDI में भारत का स्थान 134वां है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये कौन जारी करता है, तो IMF के द्वारा, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN, ठीक है, IUCN, इतना ध्यान रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया। तो भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित जो है विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन अपना मंडप स्थापित किया है, तो नीदरलैंड। नीदरलैंड में जो है हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें भारत जो है पहली बार अपना मंडप स्थापित किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये इसका भारत का लक्ष्य है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेगा। ठीक है, 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेगा। ठीक है, तो नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो एम्स्टर्डम, इसको ध्यान रखिएगा। और नीदरलैंड में जो है दाहेग शहर है। दाहेग जो एक शहर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो नीदरलैंड के दाहेग में। ठीक है, और उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके वर्तमान हेड कौन है, तो नवाक स्लेम। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इनका जो है कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए, इसमें हाइड्रोजन आया तो हाइड्रोजन के बारे में भी जान लेते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का अन्य नाम जो है क्या जानते हैं, तो आवारा तत्व के रूप में जानते हैं। हाइड्रोजन का अन्य नाम आवारा तत्व है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, तो 3, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटेरियम। ठीक है, और प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटेरियम। और ड्यूटेरियम जो है भारी जल, जिसे D2O भी कहते हैं। ठीक है, बताइएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद है, तो मेंडलीफ आवर्त सारणी के अनुसार कुल कितने तत्व मौजूद थे, तो 63 तत्व मौजूद थे। और वर्तमान आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट है, तो 118। और आवर्त कितने हैं, तो 7 और वर्ग 18। 100 एलिमेंट 118 और आवर्त 7 और वर्ग 18, इसको ध्यान रखिएगा। 6ठा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हाल ही में भारत का 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है, तो ऑप्शन है श्याम निखिल। श्याम निखिल जो है भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है, श्याम निखिल। और जो इससे पहले जो है अब बताइएगा भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर का खिताब कौन जीते थे, तो विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद जो है भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर की खिताब जीते थे। और विश्वनाथ आनंद का एक बुक है जो कि माइंड मास्टर, बहुत फेमस है। विश्वनाथ आनंद का बुक जो है माइंड मास्टर, इसको याद रखिएगा। और ये भारत के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर बने थे। बताइएगा भारत के इससे ये 85वें हुआ, और इससे पहले 84वें जो ग्रैंड मास्टर थे, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू 84वें ग्रैंड मास्टर, और फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। और वर्तमान में जो नवीनतम बने हैं 85वें ग्रैंड मास्टर, वो श्याम निखिल है, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ठीक है, बताइएगा 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, और जो 45वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ होगा, तो हंगरी के बुडापेस्ट में। ठीक है, और हंगरी के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो तमस सुलियोक, जो कि कैटलिन नोवाक के स्थान पे आए थे। तो हंगरी के वर्तमान राष्ट्रपति तमस सुलियोक। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत का पहला
प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो एच डी एफ सी प्लस वीज़ा होगा। ठीक है, तो एच डी एफ सी ऑप्शन सी होगा। भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल, मतलब भारत का पहला वर्चुअल मीन्स होता है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड। तो भारत का पहला ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड जिसका नाम पिक्सेल प्ले है, ये किसने लॉन्च किया? तो एच डी एफ सी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एच डी एफ सी होगा। और ये जो है एच डी एफ सी प्लस वीज़ा दोनों मिलकर किया है। और इसकी सदस्यता लेने के लिए 500 और प्लस उसका जो टैक्स होगा वो लगेगा। बताइएगा, लक्षद्वीप में जो है फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन सा खोला है? तो एच डी एफ सी। लक्षद्वीप में जो है फर्स्ट प्राइवेट बैंक कौन सा खुला है? तो एच डी एफ सी। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है? तो हाल ही में ठंडे लावा के विनाशकारी बाढ़ से कहाँ व्यापक जन और धन की हानि हुई है? तो ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से बहुत जन धन की हानि हुई है। तो देखिएगा, ये जो है पहले मैग्मा जो है पृथ्वी के अंदर रहता है, तो मैग्मा के रूप में रहता है, और जब ज्वालामुखी के दौरान ऊपर आता है तो उसे ऊपर में लावा कहते हैं। ठीक है, और ये लावा जो है ठंडा होने के बाद जो है वहाँ बाढ़ आ गया था, और बाढ़ के साथ हुआ बाढ़ की लहर में वह बह गया। ठीक है, इससे जो है बहुत जन धन की हानि हुई है इंडोनेशिया में। मतलब ऊपर में जब लावा ठंडा हुआ और उसके बाद बाढ़ आ गया है इंडोनेशिया में, और वही बाढ़ की लहर में जो है लावा बह गया है, तो उससे जो है बहुत सारा जन धन की हानि हुआ है इंडोनेशिया में। लगभग 44 लोगों से ऊपर की मौत हो गई है। ठीक है, इस 41 लोगों की जान चली गई है, ऐसा मतलब दिखाया जा रहा है। और ये जो है माउंट मेरापी ज्वालामुखी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है, जो कि ये हुआ है। ठीक है, आइए ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी के जितने भी क्वेश्चन हैं देख लेते हैं। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में। माउंट कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, और माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी इंडोनेशिया में, जो कि वर्तमान समय में वहाँ विनाशकारी बाढ़ से 41 लोगों की जान चली गई। तो माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया और माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में। ठीक है, और विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो इटली में। और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे कहते हैं, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में। और दैमबर्ग ज्वालामुखी ईरान में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मोना लोआ ज्वालामुखी जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर। मोना लोआ ज्वालामुखी याद रखना होगा आप लोग को, मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ किया? तो भारतीय वायुसेना द्वारा या पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल जिसका नाम भीष्म है, इसका परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, भीष्म का परीक्षण कहाँ किया गया? तो आगरा में। किसके द्वारा? एयरफोर्स के द्वारा। हाल ही में 10वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? तो ये दिवंगत साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का संबंध किससे है? तो कनाडा से। इसका हाल ही में जो है ये किस देश से संबंध रखते हैं? तो कनाडा से, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आज का हो गया। और 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो A4 साइज पेज में नहीं हटा। देखिएगा, जो है केंद्र जो है अभी वर्तमान समय में फिर केंद्र लिट्टे पर लगा प्रतिबंध कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो 5 साल के लिए। केंद्र जो है लिट्टे पर लगा प्रतिबंध कितने सालों के लिए बढ़ाया है? तो 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। लिट्टे श्रीलंका का जो है एक संगठन है, इस पर प्रतिबंध जो है 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इसे राजीव गांधी जो है उनका हत्यारा LTTE के द्वारा ही किया गया था। तो इसी पे केंद्र सरकार लिट्टे पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ाया है। तो आज के लिए पूरा 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।